गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आंचल साहू है। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी के सामने हमारे बुक वितान का चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग को समझाने जा रही हूँ। तो इस सिल्वर वेडिंग कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक पिता और पुत्र के जनरेशन गैप की वजह से उन दोनों के बीच आपसी मतभेद होता है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पीढ़ी अंतराल के बारे में बताया गया है। यशोधर बाबू के पारंपरिक संस्कार और उनके बच्चों की आधुनिक जीवन शैली के बीच निरंतर टकराव को बताया गया है। जो यशोधर बाबू थे वह एक पुराने ज़माने के इंसान थे जिनकी सोच पहले ज़माने की थी। वह पुराने परंपराओं को चलाने में यकीन करते थे। वह पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। वह जल्दी आधुनिक चीज़ों को अपना नहीं पाते थे। इसी कारण उनके और उनके जो आधुनिक युग के बच्चे हैं उनके बीच आपसी मतभेद होते रहता है। इस कहानी में हमें उसी के बारे में बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है, जो यशोधर बाबू है वह अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं। फिर वह जैसे ही अपना काम कंप्लीट करने वाले होते हैं, फिर वह अपनी घड़ी देखते हैं और ऑफिस की घड़ी देखते हैं। वह दोनों को मैच करते हैं। ऑफिस की घड़ी उनके घड़ी से 5 मिनट लेट होती है, तो वह कहते हैं कि मेरी घड़ी एकदम करेक्ट चल रही है, क्योंकि वह रोज़ रेडियो से अपनी घड़ी का टाइमिंग मिलाते हैं। वह घर जाते वक्त अपने ऑफिस के सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम सभी की तरह ही हमारे ऑफिस की घड़ी भी लेट हो चुकी है। तो इसमें जो एक नया कार्यकर्ता होता है, जो उनसे जूनियर वर्ग का होता है, जिसका नाम चड्डा होता है, वह कहता है कि यशोधर बाबू आपकी घड़ी देखिए पहले कितनी पुरानी है। तो इसमें यशोधर बाबू बोलते हैं कि मेरी घड़ी पुरानी ज़रूर है, लेकिन यह मेरे शादी में मुझे मिला था, तो यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। तो इसमें चड्डा कहते हैं कि आप भी क्या पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी तो आधुनिक युग चल रहा है। नए ज़माने की घड़ी लीजिए, स्मार्ट वॉच लीजिए, वो भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। ऐसा करके जो चड्डा होता है वह यशोधर बाबू को बोलते हैं। उसके बाद बातों में उन्हें पता चलता है कि आज यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग होती है, मतलब 25वीं सालगिरह होती है शादी की। तो सभी जो ऑफिस के कार्यकर्ता होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं और सभी इकट्ठा होते हैं और जो यशोधर बाबू है उनसे पार्टी के लिए अनुरोध करते हैं। तो जो चड्डा होता है वह प्यून को बुलाता है और चाय नाश्ते के लिए बोलने लगता है, जिसके पैसे वो यशोधर बाबू से लेता है। तो यशोधर बाबू अपने जेब से एक 10 रुपये का नोट निकालते हैं और दे देते हैं। लेकिन फिर चड्डा बोलता है कि हमारे बस ये 10 रुपये के नोट से हमारा क्या होगा, हमें चाय नाश्ते के साथ बिस्किट भी चाहिए। तो उसके लिए जो यशोधर बाबू होते हैं वह अपने जेब से 2 और नोट निकालते हैं और दे देते हैं। लेकिन वह उन सभी के साथ उस जो छोटा सा सेलिब्रेशन वो लोग ऑफिस में करते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनको लगता है कि यह हमारी परंपरा नहीं है, यह अंग्रेज़ों की परंपरा है, तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। यह हमें यशोधर बाबू की परंपरावादी होने का प्रूफ देता है। यहाँ जैसे कि लिखा गया है, यशोधर बाबू की विचारधारा, वह परंपरावादी थे। उनकी जीवन शैली सादगीपूर्ण सिद्धांतों से बंधी हुई थी। यहाँ पे हमें यशोधर बाबू की और भी क्वालिटीज़ पता चलती है, जैसे कि वह बहुत परिश्रमी थे। वह काम के दौरान किसी से बात करना या टाइम पास करना ये सब नहीं पसंद करते थे। वह केवल अपना काम कंप्लीट करने के बाद ऑफिस से निकलते वक्त ही 5 मिनट बाकी सबसे बात करते थे। वह आदर्शवादी थे, परमार्थी थे, धार्मिक थे और पाश्चात्य संस्कृति के बहुत बड़े विरोधी थे। इसी के विपरीत जो उनकी पत्नी होती है, उनकी विचारधारा समझौतावादी होती है। जीवन शैली बच्चों के लिए समय के साथ बदली हुई होती है। वह आधुनिक युग की जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं जिससे उनकी डेली रूटीन आसान हो सके, वह आधुनिकता में बिलीव करती है कि हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए। उसी में उनका जो बड़ा बेटा होता है वह एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। उसकी मंथली सैलरी 1500 रुपये होती है। उनके बड़े बेटे का नाम भूषण होता है। उनकी विचारधारा आधुनिक होती है, जीवन शैली भौतिकी और प्रगतिशील होती है। यह उनके बड़े बेटे की स्टोरी है कि
वह एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। उनका जो दूसरा बेटा होता है वह आईएएस की तैयारी कर रहा होता है और उनका जो तीसरा बेटा होता है वह अमेरिका जा चुका होता है आगे की पढ़ाई के लिए, और उनकी जो बेटी रहती है वह एमबीबीएस की तैयारी कर रही होती है और वह भी अमेरिका जाना चाहती है हायर स्टडीज़ के लिए। यह होती है उनके परिवार की पूरी परिचय। देन इस कहानी में एक और मेन कैरेक्टर है किशंदा। किशंदा जो है यशोधर बाबू के लिए किशंदा सादगी और भारतीय संस्कृति के आदर्श मार्गदर्शक हैं। तो जो किशंदा जो है, जब यशोधर बाबू नए नए दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो उनकी एज बहुत ही कम थी। वह दिल्ली आए थे बसने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनके दिक्कत हो रही थी, लाइक वो किसी नए जगह पे गए थे तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो जो किशंदा जो है ना, उन्होंने उसे सहारा दिया, उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और उसकी जॉब लगवाने में भी उसका पूरा सहयोग किया। किशंदा ने यशोधर बाबू के साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया था। वह उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करता था और उन्हीं को अपना आइडल मानता था। ये थे किशंदा। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भूषण था यशोधर बाबू का सबसे बड़ा बेटा, वह अपने घर में आधुनिकता लाना चाहता था। वह अपने घर में जो अभी की आधुनिक फैसिलिटीज़ है वो सब अपने घर लाना चाहता था, लेकिन जैसे कि यशोधर बाबू है वह एक पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी है, वह ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर हमें बताया जाता है कि यशोधर बाबू जो है वह ऑफिस से निकलते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं। बीच में वह बिड़ला मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके वह धार्मिक जो भी होते हैं मंदिर जाते हैं, बिड़ला मंदिर। तो वहाँ पे वह उनके घर वालों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह कहते हैं कि यशोधर बाबू की उम्र उतनी नहीं हुई है कि वह मंदिर जाके ये प्रवचन वगैरह सुने, यह चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि मुझे भी तो उनकी कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना, मैं उनके मैटर में इंटरफेयर करता हूँ तो उन्हें भी मेरे विषय में या मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यशोधर बाबू का पूरा फैमिली था, लेकिन वह हमेशा लोनली फील करते थे, अकेलापन उनको फील होता था। अकेलापन और अजनबीपन भरे पूरे परिवार में यशोधर बाबू खुद को वैचारिक रूप से अकेला महसूस करते हैं, यह हमें दिखाया जाता है। फिर वह एक मार्केट जाते हैं पहाड़गंज, वहाँ से वो सभी सामान की शॉपिंग करते हैं, जो भी सब्जी वगैरह उनको लेना रहता है। फिर वह घर की ओर निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो यशोधर बाबू है वह अकेलापन और अजनबीपन ये सब का सामना करते हैं। वह कहते हैं कि काश मैं भी किशंदा की तरह अपना घर परिवार नहीं बसाया होता, उसके जैसा अकेला रहता। जैसे कि लोग किशंदा को एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति या वृद्ध मानते हैं, वैसे ही लोग मुझे भी समाज में एक प्रतिष्ठित वृद्ध मानते अगर मैंने अपना घर परिवार नहीं बसाया होता। फिर उन्हें यह स्मरण होता है कि किशंदा का घर परिवार नहीं था, जिसके कारण उसे वृद्धावस्था में बहुत तकलीफ़ हुई थी। जैसे कि किशंदा का ख्याल रखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना शादी की थी, ना उनके बच्चे थे, या उनके जो पेरेंट्स थे वो भी गुजर चुके थे। तो वृद्धावस्था में उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। जो हुआ होगा, किशंदा की गुमनाम मृत्यु के संदर्भ में यह अपेक्षा और अकेलापन को दर्शाता है। यह सोचकर जो यशोधर बाबू है वह कहते हैं कि बच्चों का होना ज़रूरी है, भले ही वह आपकी बात माने ना माने, लेकिन वृद्धावस्था में वही है जो आपका ख्याल रखेंगे। यह कहानी यहाँ तक पहुँचता है। देन उसके बाद वह घर जाने के लिए निकल जाते हैं मार्केट से। फिर वह जब घर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि उनका घर आज कुछ अलग लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह अपने घर पे नहीं आए हैं, वह किसी और के घर चले गए हैं। वह देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत सारे कार, गाड़ी, स्कूटी, बाइक ये सब रखे होते हैं, और उनका जो घर है ना वो बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ रहता है। वहाँ पे घर के बाहर भीड़ होती है और उनके जो वाइफ होती है और बच्ची होती है वह मेहमानों को विदा कर रही होती है। यह देखकर यशोधर बाबू को शौक लगता है कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद ना जो उनका बेटा भूषण होता है वह उन्हें देख लेता है, बुलाता है और कहता है
पापा यार आप भी हद करते हो, अपने सिल्वर वेडिंग के एक दिन कौन 8:30 बजे रात को घर आता है। मेरे बॉस आपका इंतज़ार करते हुए थक गए और वह चले गए, हमने आपके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, यह कहता है भूषण। लेकिन यह बात यशोधर को पसंद नहीं आती है, क्योंकि इस पार्टी के विषय में ना उनसे कोई विचार विमर्श किया गया था, ना उन्हें बताया गया था। फिर वह घर के अंदर जाते हैं, सभी गेस्ट के अनुरोध करने पर वह केक तो काट देते हैं, लेकिन खुद उसे नहीं खाते हैं। वह पूजा करने जाना है ऐसा बहाना बनाकर वहाँ से चल देता है। फिर सभी मेहमानों के जाने के बाद जब वह बाहर आते हैं तो उनकी वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, वह उन्हें गिफ्ट करते हैं ये वाला गाउन, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। यह उपहार बेटे के प्यार से ज़्यादा पिता की आधुनिकता थोपने का प्रयास लगता है। भूषण उन्हें यह गाउन गिफ्ट करता है और कहता है कि पापा अब से रोज़ आप दूध लेने जाएंगे तो यही गाउन पहन के जाएंगे। यह चीज़ उनके मन में एक ऐसा भाव प्रकट करती है कि यह जो गाउन है यह उन पर आधुनिकता थोपने का प्रयास किया जा रहा है। वह सोचते हैं कि काश मेरे बेटे ने मुझे यह कहा होता कि पापा आप रहन दीजिए, हम लोग मतलब कल से हम आपकी जगह पे दूध लेने चले जाएंगे। यह चीज़ उन्हें बहुत ही बुरी लगती है। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।